हाँ, मैं भानु प्रताप सिंह बुंदेला, यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के योग विभाग में अभी पीएचडी कर रहा हूँ मैं। मैं शीतल कुमार दशोरा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से के योग विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ आदरणीय साधना मैम के अंडर में। तो भानु और शीतल जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि योग की महिमा अब बहुत दूर-दूर तक फैल चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि योग यदि हम करेंगे तो निरोग भी रहेंगे और हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित रहेगी। तो भानु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि योग की महत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए योग जो है अनादिकाल से हमारे मतलब विश्व में और भारत ने दिया है इसको। तो हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है ना? इसमें अनादिकाल से वेदों का वर्णन मिलता है और वेदों को जो ज्ञान है, ऋषियों को समाधि की अवस्था में मिला है। कहते हैं कि अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरस इन 4 ऋषियों को वेद क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये जो मिले हैं, ये समाधि की अवस्था में मिले हैं। यानी कि उन ऋषियों ने समाधि लगाई, तो वेद के ज्ञान से पहले उनको निश्चित रूप से योग का विद्या ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि वेद के ज्ञान से भी पहले ऋषियों को योग की कृपा ईश्वर के द्वारा हुई, फिर बाद में उनको समाधि में ये सारा वेदों का ज्ञान मिला। तो योग जो है अति प्राचीन है। कहते हैं जितना प्राचीन वेद है, उतना ही प्राचीन तंत्र है यानी योग है। बहुत अच्छी बात आपने कही। शीतल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि योग किस प्रकार से लगातार विस्तृत होता जा रहा है और जब से 21 जून का दिन मुकर्रर कर दिया गया है विश्व योग दिवस मनाने के लिए, तब से इसमें और कितनी तेज़ी आई है? योग देखिए बेसिकली अपने डेली लाइफ के लिए तो अच्छा है, पर जब से 21 जून पे मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है, तब से विश्व के लोग भी योग के बारे में जान रहे हैं और उससे योग बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है और लोग योग अपनी डेली लाइफ स्टाइल में भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि अगर आप योग करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि आपको कितनी शांति, कितना शारीरिक सुख मिलता है। भानु जी, जब से योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है, तब से बहुत सारे टीचर्स भी तैयार हो गए हैं, चाहे वो शासन स्तर पर हों या निजी स्तर पर हों, बहुत सारी योगा क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत सारे योग केंद्र बन गए हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि योग को सही ढंग से करने के लिए हम किस प्रकार से तैयार हों, ताकि हमें योग नुकसान ना पहुँचाए बल्कि फ़ायदा करे, जिस चीज़ के लिए हम योगा को अपना रहे हैं? इसके लिए हमें भी शुरू से शिक्षा मिली है और अब जब हम थोड़ा-सा समझते हैं इस विषय को, तो हम भी इस विषय को पहले ही रखते हैं कि योग जब किसी को सीखना है तो किसी योग और प्रशिक्षित व्यक्ति के या गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए, तभी उसका सही ज्ञान होगा, है ना? सामान्य तौर पे योग का आसन सब लोग जो योग का अर्थ जो है आसन मान लेते हैं, लेकिन उतना आसन या प्राणायाम इतना भर योग नहीं है। योग के बहुत से विस्तार हैं, कई प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग, है ना? हठ योग, है ना? लेकिन इसमें भी और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि विभाग होते हैं उसके। सांगोपांग वर्णन करें तो अष्टांग योग हो जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना? और इसमें भी यम, नियम के भी 5-5 भाग हो जाते हैं, तो बहुत विस्तार से इसमें डीप में हम जा सकते हैं। तो आसन और प्राणायाम तो केवल एक छोटा-सा भाग है, कहाँ? समाधि को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप है, उसके सोपान हैं। लेकिन लक्ष्य तो योग यानी कि समाधि है। महर्षि वेदव्यास ने योग का अर्थ युज समाधु ये निकाला है, यानी योग जो है वो समाधि है। शीतल जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि योग यदि कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है, जिसने अभी शुरू नहीं किया है, तो किस प्रकार से उसको अपना मानस बनाना चाहिए और किस तरह से एक योग गुरु के सानिध्य में इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर कोई योग शुरू करना चाहता है, तो उसको पहले योग गुरु का ही सानिध्य लेना चाहिए और फिर एक मन बनाना चाहिए कि कम से कम 15 दिन या 1 माह उसको निरंतरता में लाए, उसको डेली रूप से, नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस करे। ये नहीं कि 2-3 दिन किया और छोड़ दिया। अगर आप इतने दिन नियम पूर्वक कर लेते हैं, तो फिर योग पहले आप योग नियम पूर्वक करेंगे, लेकिन अगर आप इतने दिन कर लेते हो तो फिर योग आपको पकड़ ले, योग किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि योग में आपको इतनी शांति, जब आप योग करते हैं तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीज होते हैं, आपकी फिजिकल लाइफ बेहतर होती है, आपकी मेंटल लाइफ बेहतर होती है और आप पाएंगे कि आप ओवरऑल एक अच्छा जीवन शैली जी पाएंगे।
चाहता हूँ आपसे कि योग तो बहुत सारे लोग करते हैं। योग के सही तरीके, योग करते समय सावधानियाँ, ये सारी बातों को हम कैसे ध्यान में रखें ताकि हमें जिस चीज़ के लिए हम योग कर रहे हैं वो फ़ायदा पहुँचाए? हाँ, सबसे पहले हमारे यहाँ सिखाया जाता है योग विद्यालय के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के योग विभाग में हमारे टीचरों ने शुरू से ही हमको ये ज्ञान दिया है, फिर हम आगे भी यही विस्तार करते हैं कि इसको योग करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। सबको सारे आसन आए वो उतना ज़रूरी नहीं है। सबकी शारीरिक स्थिति अलग होती है, मानसिक स्थिति हमने ये देखा कि शुरू में जो बच्चों को जो सहन शक्ति नहीं होती है या वो किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाते, योग का अभ्यास करते-करते 2-3 महीने के अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर धैर्य आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है ना। आसन को करने से ये करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा स्थिर रहना पड़ता है, स्थिर सुखमासन है ना? और फिर तेन स्थिर और इस आसनों को करने से फिर धीरे-धीरे स्थिरता आ जाती है। तो ये आसन जो है शरीर को दृढ़ बनाता है और इसको करने का एक पूरा तरीका है और क्रम से धीरे-धीरे हम पूरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमें योगासन करने के लिए ढीले कपड़े पहनना चाहिए, है ना? एक जो है एक कुछ बड़ा कक्ष होना चाहिए, घर में भी है तो थोड़ा-सा खाली स्पेस होना चाहिए ताकि हम कुछ आसन को अच्छे पर्याप्त जगह पे कर सकें और खिड़की जो है थोड़ा खुला रहना चाहिए, पर्याप्त रोशनी रहनी चाहिए, कपड़े ढीले-ढाले होना चाहिए और मच्छर आदि का कुछ ऐसा प्रकोप ना हो, है ना? और अच्छा स्वस्थ वातावरण में योग करना चाहिए और इसका डेली रूटीन स्थान एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए और आसन एक होना चाहिए, है ना? जब ये तीनों चीज़ें एक होंगी, तो हमारा उसमें समर्पण ज़्यादा अच्छे गहरे से होने लगता है और हमारा उसमें लगन बन जाती है। और उस प्रकार फिर प्रॉपर जब हम आसन करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे आसनों में लचीलापन आ जाता है शरीर के अंदर आसन को करने से और शारीरिक संवर्धन ये सब प्राप्त होता है आसनों को करने से। और इस प्रकार से हम धीरे-धीरे करना प्रॉपर शुरू कर देते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें उसमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी शारीरिक स्थिति को देख कर के करना चाहिए। हमें यदि किसी चीज़ की बीमारी या कोई चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को करना चाहिए। पहले फ़ोकस करें, फिर उसके अनुसार ही हमें योगासन करना चाहिए। अपने शरीर की स्थिति को देख कर के ही आसन करना चाहिए, बेसिक चीज़ ये है। शीतल जी, रोज़ाना हम कितना समय निकालें योग के लिए? और ये भी बता दें कि एक आसन को करने के बाद कितना अंतराल होना चाहिए दूसरे आसन को करने के लिए? देखिए, रोज़ाना आप डेली योग करने के लिए मिनिमम 45 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। वैसे और अगर ज़्यादा निकालें तो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप आसन में योग में सिर्फ़ आसन ही नहीं है, योग में आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है और आगे ध्यान वगैरह भी होता है। लेकिन बेसिकली अभी डेली लाइफ़ में नॉर्मली जनरल लाइफ़ में यही चल रहा है कि लोग आसन को ही योग मानते हैं। लेकिन उसके अगर पतंजलि के अष्टांग योग को देखें तो उसमें 8 प्रकार के योग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित ना रखें। और अगर देखा जाए तो योग में आसन करते समय पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। तो जैसा हमको शरीर में सुगमतापूर्वक, स्थिरतापूर्वक जो किया जाए वो आसन है। तो जब भी हमको लगे ऐसा कि एक आसन को करने के बाद कि हम कंफर्टेबल है अगले आसन को करने के लिए, तभी अगला आसन परफॉर्म करें। भानु जी, इस बात में कितनी सत्यता है कि यदि हम कठिन आसन नहीं करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार ही आसन करना चाहिए। जैसे हम किसी की यौगिक चिकित्सा करते हैं, तो वो व्यक्ति का बहुत हेवी वेट है और मोटापा भी बहुत बढ़ा हुआ है या घुटने में भी कुछ समस्या है, तो हो सकता है वो नीचे ना बैठते हो, ख़ास तौर से जब वज़न ज़्यादा हो या आयु ज़्यादा हो। तो ऐसे हम देखते हैं केसेस, तो उनको ये ज़रूरी नहीं कि नीचे ही बिठाया जाएगा, तभी जैसे एक हम क्रिया देखते हैं कपालभाति, ये एक शुद्धि क्रिया है। लोग उसको सामान्य रूप से प्राणायाम समझते हैं, लेकिन वो प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है ना? धोती, वस्ती, नेति, नोली, ट्राटक और कपालभाति। तो ये कपालभाति का एक नियम होता है कि हमको पद्मासन में बैठना चाहिए और दोनों हाथ हमारे घुटनों पे लॉक होना चाहिए और फिर साँस को केवल बाहर फेंकने पे ध्यान देना चाहिए, साँस तो अपने आप अंदर आ जाती है ना? ये एक पूरा एक तरीका हो जाता है, पूरी स्पाइन को सीधी करके बैठना चाहिए। तो शास्त्र में तो इतना लिखा है कि पद्मासन में बैठना है, लेकिन जो नहीं बैठ पाता तो उसको क्या कर सकते हैं कि उसको कुर्सी पे बैठ के भी करा सकते हैं, ठीक है ना? और कोई व्यक्ति नीचे नहीं बैठ पाएगा तो उसको कुर्सी पे बैठ के करा सकते हैं और जैसे
हम देखते हैं कि ऑफ़िस में बहुत लंबी सीटिंग हो जाती है, 5-5, 6-6 घंटे का काम होता है तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो उनको भी बीच-बीच में थोड़ा-सा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा-सा अपना यदि अपनी चेयर से उठ कर के थोड़ा 4 कदम चल लेना चाहिए, थोड़ा-सा यदि समय हो तो बाहर घूम लें, नहीं तो अपने ही स्थान पे खड़े होकर के या फिर चेयर पे बैठे-बैठे भी अपना ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, है ना? तो ये ताड़ासन की तरह लाभ देगा, है ना? ताड़ासन में तो हम पूरा खड़े होके करते हैं, पैर के पंजे के बल, लेकिन उतना नहीं करना है, तो अपनी चेयर पे बैठे-बैठे पूरे स्पाइन को ऐसे हाथों को पूरा खिंचाव दे सकते हैं। तो वो भी उतना लाभ देगा। तो हमारे शरीर की स्थिति के अनुसार जितना सामर्थ्य है या जितनी व्यवस्था है, उसके अनुसार भी हम कर सकते हैं। धीरे-धीरे प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्यम, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। शीतल जी, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बना रहे और हम रोज़मर्रा के कार्य आसानी से कर सकें, इसके लिए रोज़ाना कौन-कौन से आसन अपना लें, ताकि हम उन्हें ही करते रहें और बाकी को छोड़ दें, तो उससे भी लाभ मिलता रहेगा? देखिए, आप रोज़ाना ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बने रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। डेली लाइफ में अगर आप सूर्य नमस्कार का डेली अभ्यास करेंगे, अगर सूर्य नमस्कार के 6 राउंड भी अगर आप डेली लाइफ में कर पाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा, आपके चेहरे पे तेज और एक चुस्ती-फुर्ती शरीर में बनी रहेगी। और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार में सारे ही आसन का लगभग समावेश हो जाता है, तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेट के सारे आसन हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर कोई डेली लाइफ में करे, तो वो अपने लाइफ को बहुत बेटर कर पाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारियाँ भानु जी, शीतल जी आपने दी हैं और लोगों को ये बता दिया है कि योग को अगर हम बस थोड़ा-सा वक़्त निकाल के करते रहें, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का निदान मिल जाता है। चलते-चलते आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अपील करना चाहते हैं? यही कि योग के प्रति जागरूक रहें और उसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँ। योग जो है एक प्राचीन कला है, विद्या है और इसको एक अच्छी जीवन शैली के रूप में हम अपना सकते हैं। जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको योग दिवस में मान्यता दिलवा करके और ये तो नियम बना लिया कि हमको 21 जून को तो करना है, लेकिन उसके पहले से भी हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना नहीं है, पूरे साल भर हमको करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में इसको आरंभ कर लेना चाहिए। उसको सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो भी हम दे सकते हैं, कोई एक टाइम निश्चित रूप से दे देना चाहिए। है ना? मैंने पहले भी बताया था कि एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और एक अपना खुद का एक आसन, क्योंकि उसमें एनर्जी काम करती है हमारी, तो ये बड़ा एक सूक्ष्म विज्ञान है। तो ये यदि हम निरंतरता करेंगे, तो ये निश्चित रूप से लाभ देगी। तो अपने जीवन में अपनाना चाहिए योग को। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि करो योग, रहो निरोग। और यही है कि योग को सिर्फ आसन के रूप में ना देखा जाए, ओवरऑल पूरे योग को देखा जाए। उसमें यम नियम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम में भी शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन अंगों को भी अपनी लाइफ में अपनाया जाए, ताकि हम ओवरऑल अपनी लाइफ को एक सामाजिक जीवन में जो हम रहते हैं, उसको एक अच्छे से हम समाज में रह पाएँ। इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए हम आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, भानु जी और शीतल जी। इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।